आज की इस वीडियो में मैं वाकई गुस्से में हूँ। आज मेरा बहुत गुस्से में हूँ ये देखकर कि बैंक्स अपनी मनमानी किस तरीके से करते हैं और उसका लाइव एग्जांपल आज के इस लाइव केस में मेरे पास है। गलत को गलत कहने की हिम्मत रखनी पड़ेगी। अगर एक व्यक्ति भी ये गलत चीज सह लेगा तो फिर आने वाले 100 व्यक्तियों के साथ यही गलत चीज बड़े धड़ल्ले से की जाएगी। हो सकता है कि इस वीडियो के बाद मेरे इस वीडियो पे या मेरे मेरे ऊपर कुछ चीजें नेगेटिव इम्पैक्ट करें, लेकिन मैं इन सब से नहीं डरता और मैं ये सच आज सबके सामने लेके आऊंगा। 2020 में आपने भी मॉरेटोरियम लिया था। 2021 में जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपनी गाइडलाइंस जारी करी थी आपदा के लिए कि जितने भी इससे प्रभावित लोग हैं, जिनका लोन चल रहा है और जिनका अकाउंट मार्च 2020 तक स्टैंडर्ड है यानी कि ठीक चल रहा है, उन्हें मॉरेटोरियम दिया जाएगा 5 महीने का। आपने 5 महीने का मॉरेटोरियम लिया होगा। अगर लिया है तो आज जो मैं चीजें आपको बताने वाला हूं वो एक ऐसे बैंक की कहानी है जो कि बहुत ही गलत है। आज जो चीज हो रही है उसे देख के मैं एक चीज बोल सकता हूं कि हम लोग बहुत ही बड़े बेवकूफ हैं, जो हम लोग हर चीज को बिना जांचे परखे और भरोसे के कारण आगे बढ़ जाते हैं। और कुछ लेंडर्स, कुछ ऐसे बैंक्स हैं जो डेफिनेटली इस चीज का फायदा उठाते हैं और आपको एक ऐसी पोजीशन पे ले आते हैं जहां से निकलना आपके लिए नामुमकिन हो जाता है। आज की इस वीडियो में मैं वाकई गुस्से में हूं। आज मेरा बहुत गुस्से में हूं ये देखकर कि बैंक्स अपनी मनमानी किस तरीके से करते हैं और उसका लाइव एग्जांपल आज के इस लाइव केस में मेरे पास है। उस आपदा के समय पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ मॉरेटोरियम की शर्तें रखी थी और सभी बैंकों और एनबीएफसी को कहा था कि आप ईएमआई मत ले, लेकिन इस ईएमआई के बदले में इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट भी ना लगाएं। और हो ये रहा है, चुप चुपाते हुए बैंक आपकी आंख के नीचे से ये सब वही काम कर रहा है जो कि इस गाइडलाइंस में नहीं थे। और ये मुद्दा सामने आ ही नहीं रहा है। ना तो बैंक इसे उजागर कर रहा है और लोग भी भरोसे के कारण ये सोचते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, जाने दो, हमारा तो रिलेशनशिप अच्छा चल रहा था, कोई बात नहीं, बैंक ने हमसे 100 रुपए अगर डिमांड करी, कोई बात नहीं, वो तो गलत लग रहा था, 100 की जगह उसने मांडवाली करके 50 रुपए में क्लोज कर दिया, चलो ठीक है, रिलेशनशिप चलता रहेगा। ये 50 रुपए भी आपकी जेब से एक्स्ट्रा ही गए हैं। गलत को गलत कहने की हिम्मत रखनी पड़ेगी। अगर एक व्यक्ति भी ये गलत चीज सह लेगा तो फिर आने वाले 100 व्यक्तियों के साथ यही गलत चीज बड़े धड़ल्ले से की जाएगी। हो सकता है कि इस वीडियो के बाद मेरे इस वीडियो पे या मेरे ऊपर कुछ चीजें नेगेटिव इम्पैक्ट करें, लेकिन मैं इन सब से नहीं डरता और मैं ये सच आज सबके सामने लेके आऊंगा। आपने मॉरेटोरियम लिया था 2020 में या 21 में, और आपको मॉरेटोरियम दिया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की उस गाइडलाइंस के हिसाब से कि अगर 5 महीने का मॉरेटोरियम था 2020 में तो सिर्फ उस 5 महीने का इंटरेस्ट पार्ट ही आपसे वसूला जाएगा और आपका जो लोन का टेन्योर है वो 5 महीने से ज्यादा नहीं बढ़ाया जाएगा। अब एक्चुअल में बैंक्स और कुछ लैंडर्स ने क्या मनमानी करी है, क्या सूदखोरी करी है और क्या जमाखोरी कर रहे हैं, ये मैं आपको आज के इस लाइव एक केस स्टडी में मैं बताऊंगा। तो समय व्यर्थ ना करते हुए चलते हैं अपनी लाइफ की स्टडी पे, जहां पे हम आज एक अन्वेषण करेंगे कि ऐसे लोन का जो कि 2020 में लिया गया था एक प्रतिष्ठित बैंक से, लेकिन मॉरेटोरियम उन्होंने जब 2020 में आपदा के समय लिया तो इस भरोसे पे लिया कि ये 5 महीने के लिए बढ़ेगा और सिर्फ इस 5 महीने का इंटरेस्ट ही उनके मूल में या प्रिंसिपल में जोड़ा जाएगा। लेकिन कहानी उससे बिल्कुल उल्टा है। अब इसको समझने के लिए चलते हैं उनके स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट पे और शेड्यूल पे कि बैंक ने एक्चुअल में क्या किया है। आगे बढ़ने से पहले एक सविनय निवेदन की प्लीज अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आंखें खोलने वाली है, और लाइक करना मत भूलिए, बेल आइकन दबा दीजिए जिससे आपको सही समय पे सारी वीडियो मिलती रहे। तो ये है इनका स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, और ये स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए, आपको देखनी चाहिए, समझनी चाहिए, गौर से देखिएगा, समझिएगा और फिर उसके बाद मुझे बताइएगा कि इसमें कस्टमर को आगे के एक्शन भी मैं बताऊंगा कैसे है। अब देखिए सबसे पहले क्या है कि यहाँ पे इनका 14,58,000 रुपए का लोन हुआ था। लोन अमाउंट यहाँ पे एसेट कॉस्ट, इन्होंने एसेट कॉस्ट भी बोली, लोन अमाउंट डिसबर्स जो हुआ है 14,58,000 रुपए ही हुआ है। किस रेट पे हुआ है? 15% पे हुआ है। रेसिडुअल वैल्यू 0 है और जो है इनका एरियर्स जो है मोड में दिख रहा है। ऑटो लोन इन्होंने लिया था, इन्होंने ये यूज्ड कार लोन लिया था जो कि 60 महीने के लिए था, फिर बाद में बढ़कर ये 65 महीने के लिए कर दिया गया।
अब यहाँ पे देखिए कि ये यहाँ पे इनका लोन सैंक्शन हुआ था 14,58,000 रुपए के लिए, और मॉरेटोरियम इंटरेस्ट कैपिटलाइज 90,382 रुपए। ये नंबर 1 चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है, आगे की वीडियो में भी 90,382 इस नंबर को ध्यान रख लीजिए। अब कहानी यहाँ पे शुरू होती है, ये देखेंगे आप, इनका 1 मार्च 2020 को पहली इंस्टॉलमेंट लगी इनकी। गौर से देखते जाइएगा, मैं एक एक चीज बहुत ब्रीफ में बताऊंगा आपको ताकि समझ में आपको आ जाए। 35,082 रुपए की इनकी ईएमआई थी। प्रिंसिपल जिसमें था 19,000 कुछ का, और 15,000 रुपए का इंटरेस्ट था। और प्रिंसिपल इनका जब ये ईएमआई दे चुके हैं उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस यानी ईएमआई देने के बाद इनका 14,38,000 रुपए बनता था। यहाँ पे चौथा महीना शुरू हुआ, यानी कि इनकी ईएमआई का दूसरा नंबर। दूसरी ईएमआई अप्रैल में 2020 में, जब कोविड का मॉरेटोरियम लग चुका था। 35,000 रुपए, 17,000 रुपए का प्रिंसिपल, और क्या यहाँ पे 14,21,000 रुपए। यहाँ पे कस्टमर ने मॉरेटोरियम अप्लाई कर दिया था। यहाँ पे कस्टमर ने मॉरेटोरियम अप्लाई कर दिया था 1 अप्रैल 2020 से आगे के 5 महीने के लिए, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 ये जो पीरियड है यहाँ तक का, ये गलत हो गया, मैं दोबारा से बताता हूँ आपको कि ये जो पीरियड है 8वें महीने तक का, ये मॉरेटोरियम में इन्होंने अप्लाई किया। पहला मॉरेटोरियम जो था वो अप्रैल और मई के लिए था, फिर दूसरा जो मॉरेटोरियम आया वो जून, जुलाई और अगस्त के लिए था। तो ये 2 मॉरेटोरियम यानी कि नंबर 1 और नंबर 2, ये दोनों मॉरेटोरियम इन्होंने अप्लाई किए। अब आप देखिए यहाँ पे 90,000 जो मैंने आपको फिगर बताई थी, वो यहाँ से आप खेल सारा यहीं से शुरू होता है। यहां तक आप देख रहे हैं 14,40,000, 14,23,000 बैंक ने यहां तक मॉरेटोरियम दिया है। बैंक ने यहां तक मॉरेटोरियम, यानी कि आप देख रहे हैं क्लोजिंग प्रिंसिपल इनका कम होता जा रहा है, लेकिन यहां से 14,03,000 तक गया, फिर 14,57,000 यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे प्लस करना शुरू कर दिया। कब से? जून 2020 से, यानी कि पहले मॉरेटोरियम के बाद जब दूसरा मॉरेटोरियम लगा तब इन्होंने यहाँ पे उस बैलेंस को प्लस करना शुरू कर दिया। प्लस 14,40,000, 14,23,000 ये इन्होंने प्लस किया, प्लस यहाँ पे सीधा 90,000 रुपए और ऐड कर दिए, यानी कि 15 लाख रुपए, 15 लाख रुपए का इनका आउटस्टैंडिंग यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया 1 सितंबर 2020 को, जब मॉरेटोरियम खत्म हो गया था। यहां तक की कहानी आप समझ गए। ये जो है ये मेन पीरियड है। इसके बाद ये यहाँ पे अपनी ईएमआई देते गए 10वें महीने, 11वें महीने। 2020 में इन्होंने यहाँ तक अपनी ईएमआई पूरी करी। फिर ये 2021 चला, यहाँ पे भी मॉरेटोरियम आया था लेकिन इन्होंने नहीं लिया, तो ये ईएमआई अपनी देते गए। यहाँ पे देखेंगे आप बैलेंस यहाँ पे कम हो रहा है, 14,63, 14,46, 14,29, 14,12, 13,94,000, यानी कि ये ईएमआई पे करते आ रहे हैं। यहाँ पे आके 15,12,000 सबसे ज्यादा बड़ा प्रिंसिपल बन गया था। 90,000 रुपए ऐड हो गए ना यहाँ पे इनके। अब आप देखिए नेक्स्ट में आप देखेंगे कि इनकी जो ईएमआई है 22वीं ईएमआई 21 में, 23वीं ईएमआई फिर जनवरी 2022, फिर 2022 में इन्होंने पूरी ईएमआई दी। यहाँ पे बैलेंस इनका देखिए, ये पूरा बैलेंस इनका कम हो रहा है। और इसके बाद और आगे चलते हैं, ये 10 लाख पे आ गया। अब देखिए जनवरी 2023 आ गया, प्रिंसिपल इनका कम हो रहा है, यानी कि ईएमआई पे करते जा रहे हैं ये। तो कहने का मतलब ये हो गया, अब यहाँ पे 50वीं ईएमआई आ गई, दिस इज द 50th ईएमआई। 50 ईएमआई देने के बाद यहाँ पे 48 ईएमआई हो गई, यानी कि 4 साल बीत गए। 6,79,000 का इनका लोन रह गया आउटस्टैंडिंग, राइट। और 4 साल हो गए यहाँ पे। अब 5वें साल के बाद यानी कि 60वें महीने में, अभी हालांकि इनका ये 60वां महीना जो है 11/2024 तक का है इनका स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, ये यहाँ पे 3,98,000 का इनका आउटस्टैंडिंग आया है। अब असली खेल आता है आखिरी के महीनों में जी। तो अब असली खेल जो है, अब बैंक का असली खेल यहां शुरू होता है। ये देख रहे हैं आप, ये देखिए यहां पे 3,98,000 रह गया दिसंबर 2024 में, 25 में। अब यहां तक जो था इनका 60 महीने का लोन था,
ये 60 महीने का लोन जो है इनका यहाँ पे खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन इन्होंने मॉरेटोरियम लिया तो ये जो 5 महीने हैं ये इनके एक्स्ट्रा हो गए। जाहिर सी बात है, जब 5 महीने का मॉरेटोरियम लिया तो गवर्नमेंट ने कहा था कि सिर्फ टेन्योर आपका बढ़ेगा और 5 महीने से ज्यादा टेन्योर नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि 5 महीने का ही मॉरेटोरियम था। तो यहाँ पे देखिए बदमाशी बैंक ने क्या करी, आखिरी ईएमआई यानी कि 35,000 की ईएमआई यहाँ पे देख रहे हैं आप, 64वीं ईएमआई 35,000 की थी ये वाली, और ये देखिए आखिरी की ईएमआई बना दी 1,81,776 रुपए की। जनाब मेरा सवाल यहाँ पे इनके साथ, बैंक्स के साथ ये था कि आप 35,000 रुपए की ईएमआई अब तक लेते आ रहे हैं, आप आखिरी की ईएमआई 1,81,000 की कैसे ले सकते हैं? यानी कि क्या कोई सैलरीड पर्सन इतना कैपेबल है कि वो 1,81,000 की ईएमआई दे सकता है? अगर ऐसा है तो आप उसको नया लोन फंड कर दीजिए। 1,81,000 के हिसाब से वो कितने करोड़ों का लोन ले सकता है, यानी कि 1.25 करोड़ के आसपास तो लोन के लिए एलिजिबल है। ये जो पर्सन थे ये सैलरीड पर्सन है जिनकी सैलरी लगभग 1,00,000 रुपए के आसपास है। अब आप बताइए 1,00,000 की सैलरी के हिसाब से 1,81,000 रुपए कोई सैलरीड पर्सन कहां से दे सकता है? डिस्पाइट जब हम लोन अप्लाई करते हैं तो बैंक आपकी इनकम एलिजिबिलिटी निकालता है और उस इनकम एलिजिबिलिटी के हिसाब से कि आप कितने महीने के लिए ईएमआई आप देने के काबिल हैं, वो 35,082 के लिए काबिल थे। लेकिन अगर वो इससे ज्यादा के काबिल नहीं है तो 1,81,000 की ईएमआई बैंक ने कैसे बना दी? यहां पे आप देख रहे हैं अब कस्टमर जो है वो बैंक से नेगोशिएट कर रहा है, क्योंकि अब ये टेन्योर जो है खत्म होने की कगार पे आ रहा है। ये यहाँ पे ऑलरेडी इतने की ईएमआई अब यहां तक पे कर चुके हैं जनवरी 2025 तक की, अब फरवरी की ईएमआई जाएगी। भाई यहाँ पे वो डर रहे हैं कि 1,81,776 रुपए की ईएमआई कैसे पे करेंगे। बैंक से उन्होंने कांटेक्ट किया तो वहां से कोई भी इनको सुझाव नहीं मिला, कोई भी सहायता नहीं मिली। ये 1,81,000 रुपए इनके रातों की नींद उड़ा चुका है कि एक बार में 7वें महीने में यानी कि जुलाई 2025 में जब ये 1,81,000 रुपए का ई नेच बैंक में हिट करेगा तो वो बाउंस होगा ही होगा, क्योंकि इनकी सैलरी नहीं है इतनी, तो ये कहां से दे देंगे इकट्ठा इतना पैसा। अगर आप लोन रिपेमेंट करने के लिए 35,000 रुपए के लिए एलिजिबल मानते हैं इस एक पर्सन को, तो 1,81,000 रुपए एक महीने में वो कैसे दे देगा? ये सरासर सूदखोरी है, सरासर नाइंसाफी है। जबकि आप 90,000 रुपए ऑलरेडी पहले, या 15 लाख, या आपको याद है जब 15 लाख रुपए का आउटस्टैंडिंग इन्होंने कर दिया था पीछे जुलाई 2020 में या सितंबर 2020 में, आप वो देखिए कि जब उन्होंने वो 90,000 रुपए वहां, पहले तो यहां पे इन्होंने 90,000 रुपए बढ़ा दिए 2020 में, ठीक है। उसके बाद इन्होंने 5 महीने बढ़ा दिए, यहां पे प्लस कर दिए, 65 कर दिए। उसके बाद ये 1,81,000 रुपए भी ले रहे हैं। ये एक तरीके की सरासर झूठखोरी है, लूट खसोट है, बहुत बड़ा फ्रॉड है। अगर आपने मॉरेटोरियम में इस तरीके का मॉरेटोरियम लिया है कोविड में, आपके लिए ये अपना स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट निकालिए। आप देखिए कि बैंक ने आपके स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट और लोन शेड्यूल में क्या चेंजेस करे हैं। हम लोगों ने इनको सुझाव दिया और इनकी तरफ से हम लोग इस केस को अब अप्रेज कर रहे हैं। हमने आरबीआई में इस केस को ऑफर्ड कर दिया है, यानी कि हम जो ओम्बड्समैन स्कीम है उसमें हमने इनको आगे भेज दिया है। बैंक ने 30 दिन का टाइम मांगा था जो कि अब खत्म हो चुका है, अब हो चुके हैं 40 दिन, यानी कि अब फिर से एक लड़ाई हम लोग इनकी तरफ से शुरू करेंगे और देखेंगे कि आरबीआई का इसमें क्या जवाब आता है। आप कितने ऐसे लोग हैं जो इस तरीके की समस्या से रूबरू हो रहे हैं, हमें कमेंट में लिखिए। ये एक बहुत बड़ी मुहिम है जो शुरू होनी चाहिए ऐसे बैंक्स के लिए। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, ये देखिए। The moratorium interest capitalized indicate the interest component of the EMI in respect of which benefit of moratorium was granted. As part of the regulatory guidelines of COVID-19 regulatory package, the overall loan liability is increased only to the extent of amount of interest capitalized.
यानी कि जो 90,000 रुपए का इंटरेस्ट इन्होंने लगाया उससे ज्यादा ये नहीं लगा सकते, ये गाइडलाइंस थी। फिर इन्होंने 1,81,000 कैसे बढ़ा दिया, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग इस मुहिम के साथ जुड़े। अगर आपके साथ भी कोई लोन ऐसा चल रहा है जिसमें इस तरीके की खामियां बैंक ने कर रखी हैं, सूदखोरी कर रखी है, मुनाफाखोरी कर रखी है, प्लीज कमेंट में डालिए, अटैच करिए अपना स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट और हम इस मुहिम को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट तक लेके जाएंगे। तो देखा आपने, ये थी बैंक की मनमानी। अब एक व्यक्ति, मैं यहां पे इस वीडियो के माध्यम से उस बैंक से भी और सभी से जो ये लैंडर्स हैं या जो इस तरीके के क्रेडिट के डिसीजंस लेते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जब आप लोन देते हैं तब हम लोग एलिजिबिलिटी निकालते हैं कि एक सैलरीड पर्सन की एलिजिबिलिटी इतनी है कि वो, फॉर एग्जांपल जैसे इस केस में आपने देखा कि 35,000 रुपए की ही एलिजिबिलिटी थी, वो 35,000 रुपए की ईएमआई दे सकते हैं। आप ऐसे किसी व्यक्ति से 1,81,000 रुपए की ईएमआई कैसे चार्ज कर सकते हैं? क्या वो एलिजिबल है 1,81,000 देने के? अगर नहीं है तो फिर आप जानबूझ के उसका सिबिल खराब कर रहे हैं। अगर वो एलिजिबल ही नहीं है इतना अमाउंट देने के लिए तो आप उसकी ईएमआई कैसे हिट कर सकते हैं? ये तो सरासर उसका सिबिल खराब हो जाएगा। और अगर वो मरेगा नहीं तो क्या करेगा? आपके पास आएगा, फिर आप उससे अपने हिसाब से मनमानी कोई भी कंडीशन बनवा सकते हैं। और अगर वो नहीं मानता तो आप उसका सिबिल खराब कर देंगे। हम लोग इस चीज को लेके बैंकिंग ओम्बड्समैन में भी जा चुके हैं, हम सीएनओ में भी कंप्लेंट कर चुके हैं, हम बैंक के अधिकारियों को भी मेल से सूचित कर चुके हैं कि इस तरीके की चीजें या जो हायर अमाउंट है वो कस्टमर नहीं दे सकता, उसकी कैपेबिलिटी ही नहीं है। लेकिन अभी तक 1.25 महीना हो चुका है, 1.5 महीना हो चुका है, कोई जवाब नहीं आया है। लेकिन हम भी इस मुहिम को जारी रखेंगे और आगे तक इस चीज को लेके जाएंगे कि किस तरीके से बैंक अपनी मनमानी कर रहा है, और इसका जो भी जवाब आएगा, चाहे उसके लिए हमें और आगे लिटिगेशन में जाना पड़े, वी विल कंटेस्ट दिस। लेकिन समस्या यहाँ पे ये है कि आप गलत चीज, मनमानी चीज बर्दाश्त करते हैं या नहीं करते। जब भारत सरकार ने एक नोटिफिकेशन के जरिए ये सारी चीजें क्लियर कर दी गई थी तो फिर इनका पालन क्यों नहीं हो रहा? और आप समझ रहे हैं कि इस परिप्रेक्ष्य में जो ये कंडीशन इस कस्टमर के साथ हो रही है उसे कितना बड़ा स्ट्रेस हो रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? इन्हीं सब ज्वलंत सवालों के साथ इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। अगली वीडियो में फिर आपके साथ मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।